चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? सभी इसका आंसर करिए। क्या पूछा गया है? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? आज रीजनिंग और मैथ की क्लास नहीं होगी, कल होगी मैथ और रीजनिंग की क्लास। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 2005 में। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। गुड मॉर्निंग। भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की थी? भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। अगर पूछा जाए भीमबेटका कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका। खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यस आर एस, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने भीमबेटका की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष रखा गया था? आरआरबी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपसे ये नहीं पूछा गया है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, यह पूछा गया है आकाशवाणी नाम कब रखा गया था। तो डी करेक्ट आंसर होगा 1957 में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी 1957 में रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यस, स्थापना नहीं पूछी गई है, नाम बदलकर रखा गया था कब, यह पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। भगवत गीता को अपनी माता किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा महात्मा गांधी ने। बी करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। 1856 में डलहौजी ने जब अवध पर कब्जा किया था, उस समय अवध का नवाब कौन था? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वाजिद अली शाह। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वाजिद अली शाह उस समय अवध का नवाब था 1856 में, जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा 1857 में वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। इन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। भारत के निम्न में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में निसी जनजाति निवास करती है? निसी जनजाति निम्न में से किस राज्य में मुख्यतः निवास करती है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मणिपुर। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अरुणाचल प्रदेश। बी करेक्ट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः निसी जनजाति निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यस माई गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। पूर्व का एथेंस किसे कहते हैं? भारत में किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मदुरई। सी करेक्ट आंसर होगा। मदुरई तमिलनाडु में, कई बार मैंने आपको बताया भी है मदुरई कहां पर है। तमिलनाडु का एक शहर है जो कि वेगई नदी के किनारे बसा है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मदुरई किस नदी के किनारे बसा है? वेगई नदी के किनारे बसा है। और मीनाक्षी टेम्पल कहां पर है? मदुरई में। इंपॉर्टेंट है, मीनाक्षी टेम्पल पूछा जाता है भारत में कहां पर है? तमिलनाडु के मदुरई में है। और मदुरई को भारत में पूर्व का एथेंस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1974 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1974 में शुरू हुई थी।
और ये 1978 तक चली थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से कौन उड़ीसा का लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा उड़ीसा का फोक डांस है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रंगबत्ती। सी करेक्ट आंसर होगा। रंगबत्ती मुख्यतः उड़ीसा संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, कालबेलिया, घूमर, यह सभी राजस्थान से संबंधित है। अब क्लास खत्म होने के बाद मैंने आपको पहले बताया था विराह कहाँ संबंधित है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको पहले एक बार बताया था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है किसने शुरू किया था? विराह मैंने आपसे पूछा है कहाँ का लोक नृत्य है, कहाँ से संबंधित है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तारक दास। डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारक नाथ दास ने शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यस जोगी, गुड मॉर्निंग। योगेश, यस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। गुड मॉर्निंग सभी को। आपको बताना है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गौतमी। बी करेक्ट आंसर होगा। गौतमी ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और ये पहली महिला थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? यस योगेश। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्या पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बूलर लेक। बूलर लेक भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। बाकी डल लेक भी जम्मू कश्मीर में है, लोकटक मणिपुर में है, चिल्का उड़ीसा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून है भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केरला में। डी करेक्ट आंसर होगा। केरल में सबसे पहले प्रवेश करती है दक्षिण पश्चिम मानसून। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 52वां संविधान संशोधन। किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। कब हुआ था अगर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिए 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। डलहौजी हिल स्टेशन कहां पर है? भारत में कहां पर है डलहौजी हिल स्टेशन? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश में डलहौजी हिल स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। मिलिंद पन्नों के लेखक कौन है? तो सब इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है दोस्तों, मिलिंद पन्नों के लेखक कौन है? विशाख दत्त, विज्ञानेश्वर, पाणिनि या फिर नागसेन? इस प्रकार से ऑप्शन है, तो डी करेक्ट आंसर होगा नागसेन। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, नागसेन मिलिंद पन्नों के लेखक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यह जो प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जीके में पूछा गया था ग्रुप डी की परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना आपको बताना है किसने की थी। संस्थापक बताइएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी.आर. दास, महात्मा गांधी या फिर चंद्रशेखर आजाद? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए करेक्ट आंसर होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सब इसका आंसर करिएगा।
विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 126वां स्थान है भारत का। कौन सा स्थान है? 126वां स्थान है भारत का। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में। बी करेक्ट आंसर होगा, 126वां, 136वां नहीं, 126वां बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 का। क्या करेक्ट आंसर होगा? अल हिलाल समाचार पत्र राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए था और इसे शुरू किया था अबुल कलाम आजाद ने। सी करेक्ट आंसर होगा। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, अबुल कलाम आजाद। इन्होंने अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक भी अबुल कलाम आजाद ने लिखी है, पूछी जाती है पुस्तक। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी करेक्ट आंसर होगा, असम नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, असम करेक्ट आंसर होगा। असम नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, बाकी वेस्ट बंगाल करता है। वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर नहीं होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल ये सभी राज्य करते हैं नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर, असम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। पास्कल किसका मात्रक है? मात्रक पूछा गया है, पास्कल किसका है? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। ताप, ऊष्मा, दाब या फिर इनमें से कोई नहीं। गुड मॉर्निंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दाब का। सी करेक्ट आंसर होगा, दाब का मात्रक है पास्कल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ये। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। पन्नालाल घोष किससे संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। क्या पूछा गया? पन्नालाल घोष किससे संबंधित है? सारंगी, तबला, बांसुरी या फिर वायलिन? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बांसुरी वादक है। यह सी करेक्ट आंसर होगा। पन्नालाल घोष एक बांसुरी वादक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? क्या पूछा गया है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? गुड मॉर्निंग। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? डी करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश में। आप लोग याद रखिए, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। नांग, वेरी गुड। इस बार अच्छे से तैयारी कीजिएगा, इस बार पक्का सिलेक्शन होगा आपका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिएगा, अगर पूछा जाए, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। शेषाचलम पहाड़ियां कहां पर है? इंपॉर्टेंट है। शेषाचलम पहाड़ियां पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम पहाड़ियां भी आंध्र प्रदेश में है और बायोस्फीयर रिजर्व वहीं पर है, आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। ये सभी टॉप के क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कालबेलिया। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जो कालबेलिया है। 2010 में पूछ सकते हैं, कब? 2010 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और ये राजस्थान का फोक डांस है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा गया? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाता भारत का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा, एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का, और अपना देश भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा।
अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। कितने देश हैं? 54 देश हैं, 54 देश हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। क्या पूछा गया है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए मांडा कहां पर था, वर्तमान में कहां पर है मांडा, तो आप लोग याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर है वर्तमान में? जम्मू एंड कश्मीर में है। किस नदी किनारे स्थित था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा चिनाब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चिनाब नदी के किनारे स्थित था मांडा। वर्तमान में कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कहां पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान बताइए कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तमिलनाडु में। बी करेक्ट आंसर होगा। भारत के तमिलनाडु में मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। असम करेक्ट आंसर नहीं होगा, तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? सभी इसका आंसर करिएगा। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? ए करेक्ट आंसर होगा राजीव गांधी का। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में है वीरभूमि समाधि स्थल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बिजली की खपत की इकाई आपको बतानी है। तो सभी इसका आंसर करिए। यह आपकी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। सही है, गलत नहीं है। वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा किलोवाट घंटा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा किलोवाट आवर। बिजली खपत मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान बताइएगा कहाँ का फोक डांस है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कर्नाटक। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटका का लोक नृत्य है यक्षगान। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? पहला मध्यकालीन शासक आपको बताना है दक्षिण भारत को विजय करने वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को विजय किया था और यह पहला मध्यकालीन शासक बना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा 22 अप्रैल को। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। इन्होंने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? उस नदी का नाम बताइएगा जो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। नर्मदा, साबरमती, ताप्ती या फिर माही? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नर्मदा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। मानसून किस भाषा का शब्द है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? मानसून किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अरबी। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। अरबी भाषा का शब्द है मानसून।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। नाइट्रोजन गैस की खोज आपको बताना है किसने की थी। सभी आंसर करिए दोस्तों। नाइट्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आरएस कल की क्लास में हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल सुबह 10 बजे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रदरफोर्ड। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान का वर्णन किया गया है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आरपीएफ का एग्जाम अक्टूबर में होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। योगेश अभी पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा और यूपी पुलिस की कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार पेपर जो है पिछली परीक्षाओं को अगर हम देखें तो कठिन आया था, इसलिए कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भाग 18। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। भाग 18 जो है आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। भाग 20 कई बार मैंने आपको बताया है संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है भाग 20। यस योगी, कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। अभी आप दूसरे एग्जाम पर फोकस कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भाग 20 किससे संबंधित है? संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। भाग 9 ए कई बार मैंने आपको बताया है, भाग 9 किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9 ए नगर पालिकाओं से संबंधित है। आप सभी जल्दी से बताइएगा भाग 15 किससे संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भाग 15 किससे संबंधित है? आप लोग याद रखिएगा, निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योति वेरी गुड, चुनाव से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। यह जोगी अभी दूसरी परीक्षा पर फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। मूंगफली का मूल स्थान क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए। सीमा वेरी गुड, मूंगफली का मूल स्थान आपको बताना है क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। बी करेक्ट आंसर होगा। ब्राजील मूंगफली का मूल स्थान है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन कहां पर होता है? पूछा जाता है परीक्षा में। आप लोग याद रखिए, गुजरात में होता है। कहां पर? गुजरात में भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था आलार कलाम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सी करेक्ट आंसर होगा, आलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल आपको बताना है कितना होता है। सब इसका आंसर करिएगा। कॉलेज जाने के बाद जितना भी टाइम मिलता है उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। परिषद का पूछा गया है, फिर से आंसर करिएगा। जरीना भी कोई ऑफिशियली एग्जाम की न्यूज नहीं है। इसका आंसर करिएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, आपसे पूछा गया विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल।
बी करेक्ट आंसर होगा 6 वर्षों का होता है। कई बार मैंने आपको बताया भी है, फिर भी आप लोग आज आंसर गलत दे रहे हो। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। इसमें आपको अंतर याद रखना है, ये अलग अलग है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। मिस्टी वेरी गुड, आपका राइट आंसर था। अभिषेक गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। चरकुला कहां से संबंधित नृत्य है? सीमा वेरी गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। चरकुला कहां से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? उसी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ब्रज से, उत्तर प्रदेश के ब्रज से संबंधित है चरकुला। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। ध्वनि मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि मापने की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डेसिबल। डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, डेसिबल ध्वनि मापने की इकाई है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ की गई दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त किया था? सिजदा को किसने समाप्त किया था? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए सिजदा पैबोस प्रथा को शुरू किसने किया था? बलबन ने शुरू किया था। किस मुगल शासक ने खत्म किया था? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा, शाहजहां ने खत्म किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है जास्कर किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। जास्कर किस नदी की सहायक नदी है? तो बी करेक्ट आंसर होगा, सिंधु। क्या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जास्कर सिंधु की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। निम्न में से कौन सा राज्य मांडो उत्सव के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा राज्य मांडो उत्सव के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोवा। बी करेक्ट आंसर होगा। गोवा जो है मांडो उत्सव के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर पूछा जाए, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, मांडू कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। मांडू उत्सव भी कहा जाता है। क्या मांडू महोत्सव या मांडू उत्सव भी पूछा जाता है कहां से संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मांडू महोत्सव कहां संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। और मांडो महोत्सव गोवा से संबंधित है। अलग अलग है दोनों, इनमें अंतर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पभूति वर्धन ने। वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश एक ही बात है। स्थापना किसने की थी? पुष्पभूति वर्धन ने। राजधानी पूछी जाए कहां पर थी? थानेश्वर में राजधानी थी। थानेश्वर वर्तमान में कहां पर है? हरियाणा में। वर्तमान में थानेश्वर कहां पर है? हरियाणा में। बाद में दोस्तों, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज किसने स्थानांतरित की थी? आप लोग याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने। कन्नौज कहां पर है? कई बार मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन इसमें हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है? भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी है। अगर पूछा जाए बंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक की राजधानी है। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी है। और भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं बंगलुरु को। पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है भारत में? बंगलुरु को कहा जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? किस राज्य में भारत में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो ए करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर नहीं होगा, राजस्थान करेक्ट आंसर होगा इसका। यस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आम का बॉटैनिकल नेम आपको बताना है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है, इसलिए बॉटैनिकल नेम पूछ सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, मैंगीफेरा इंडिका आम का बॉटैनिकल नेम है।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। अयोध्या एयरपोर्ट का आपको नाम बताना है। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम क्या है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे बसा उत्तर प्रदेश में अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग, बी करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कल की क्लास में मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सबसे लचीला संविधान किसे माना जाता है? सबसे लचीला संविधान किस देश का संविधान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन का। सी करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटेन का जो संविधान है सबसे लचीला संविधान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर पूछा जाए अपने देश भारत का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। पार्सेक क्या मापने की इकाई है? पार्सेक तो क्या मापते हैं? पार्सेक क्या मापने की इकाई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खगोलीय दूरी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। पार्सेक खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55 है। विवेक दीपिनी नामक पुस्तक बताइए किसने लिखी है? विवेक दीपिनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आदि शंकराचार्य, सत्यार्थ नायक, बाबा रामदेव, वेंकैया नायडू। तो सभी इसका आंसर करिए। विवेक दीपिनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए करेक्ट आंसर होगा आदि शंकराचार्य। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आदि शंकराचार्य जी ने विवेक दीपिनी नामक पुस्तक लिखी है। इनका जो जन्म है पूछा जाता है कहां पर हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, केरला में। केरला में इनका जन्म हुआ था। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे। टाइम को याद रखिएगा, डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, डेली सुबह 10 बजे। अगली क्लास होगी एनटीपीसी के लिए संभव एजुकेशन चैनल पर, कम्युनिटी में लिंक है, आप लोग देख सकते हो क्लास को। और इस चैनल पर अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे एसएससी जीडी और एमटीएस आरपीएफ के लिए, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।